नमस्कार, कर्नल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राजनीतिक दल। संविधान के प्रावधानों में राजनीतिक दल का जिक्र नहीं है। यह एक अलग से टॉपिक है जो आप संघात्मक शासन, एकात्मक शासन, अध्यक्षीय शासन, संसदीय शासन प्रणाली के क्रम में आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अभी आप पहुंच रहे हैं राजनीतिक दल पर। राजनीतिक दल, अब अभी हम इसकी परिभाषाओं पर चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले कि क्या क्या चीज़ें हम इस राजनीतिक दल में पढ़ेंगे वो हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जैसे सबसे पहले राजनीतिक दलों का उद्भव, यानी कि कहाँ से राजनीतिक दल इस दुनिया में आए, कैसे आए, ये जानेंगे। भारत में कैसे आए और भारत में राजनीतिक दलों का विकास कैसे हुआ, यानी कि भारत में राजनीतिक दल। इसी संदर्भ में हम देखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर के राजनीतिक दल क्या होते हैं, और एक तीसरा खंड इसका होगा कि राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों को मान्यता कैसे मिलती है, क्या क्राइटेरिया होता है, तो वो हम लोग पढ़ लेंगे। यानी मान्यता के मानक कह सकते हैं आप इसको। इन तीन मुद्दों पर इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे राजनीतिक दलों का इस दुनिया में उद्भव कैसे हुआ, और उसको जानने के लिए हम पहले इस परिभाषा पर आते हैं। एडमंड बर्क इंग्लैंड की पार्लियामेंट में सदस्य थे। एडमंड बर्क, उनको बर्क के नाम से भी जाना जाता है। एडमंड बर्क को राजनीतिक दलों का पिता कहा जाता है। यानी कि राजनीतिक दल क्या होते हैं उस पर बड़ा रिसर्च रहा, उन्हीं के द्वारा दी गई ये परिभाषा है। देखिए, कहा गया किसी निश्चित विचारधारा पर संगठित व्यक्तियों का समूह जो लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता प्राप्ति की इच्छा रखते हुए चुनाव का सहारा लेते हैं, वो राजनीतिक दल होते हैं। अब पूछा जाता है कि राजनीतिक दल के तत्व क्या होते हैं, सवाल आता है ये, और वो सारी चीज़ें आप इसी परिभाषा में से निकाल सकते हैं। यानी उसके एलिमेंट को, किन चीज़ों से मिल करके राजनीतिक दल बनता है। अगर आप उसके एलिमेंट को पहले समझ लेंगे तो फिर राजनीतिक दलों के उद्भव को आप समझ पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है, निश्चित विचारधारा। यानी इसी परिभाषा में से हम निकालते हैं निश्चित विचारधारा। निश्चित विचारधारा पर संगठित व्यक्तियों का समूह, यानी कि दूसरा जो तत्व इसका हो जाता है वो है संगठन। व्यक्तियों का समूह जो लोकतांत्रिक तरीके से, यानी तीसरे पर अगर हम निकाल लें कि इनका तरीका क्या है, तो वो है लोकतांत्रिक तरीका। लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता प्राप्ति की इच्छा, यानी क्या उद्देश्य है इनका, सत्ता प्राप्त करना, मतलब सत्ता
प्राप्ति की इच्छा रखते हुए चुनाव का सहारा लेते हैं, यानी कि लास्ट में 5वां नंबर आ जाता है चुनाव। अब देखिएगा, जहां पर ये 5 तत्व रहेंगे, यानी ये 5 बातें रहेंगी, वही राजनीतिक दल होगा। इन 5 के अलावा जो भी आएगा किसी राजनीतिक दल में, वो अतिरिक्त चीज़ें हैं, वो आवश्यक तत्व नहीं हैं। लेकिन इन 5 में से अगर कोई भी एक तत्व नहीं है तो वह राजनीतिक दल नहीं हो पाएगा। जैसे हम समझाते हैं आपको, जैसे हमारा भी जो कर्नल एकेडमी है एक संगठन है और इस विचारधारा पर आधारित है कि हम लोगों को शिक्षाएं देंगे। तो देखिए, निश्चित विचारधारा पर हम संगठित हैं, संगठन हो गया। तरीका भी हमारा लोकतांत्रिक है। लेकिन क्या हम सत्ता प्राप्ति करने के लिए यहाँ खड़े हैं? नहीं। क्या हम यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं। तो ये 2 तत्व तो नहीं है, इसलिए हम राजनीतिक दल भी नहीं हैं। यानी कि 5 तत्व होने आवश्यक हैं। अब निश्चित विचारधारा जब तक नहीं होगी तब तक संगठन बन ही नहीं सकता। जैसे आप एक क्लास में बैठते हैं, आप सभी विद्यार्थी एक क्लास में बैठते हैं, तो एक संगठन बना हुआ होता है, वहाँ पर कुछ छात्रों का एक संगठन हो गया है, क्योंकि सबकी विचारधारा एक ही है। आप भी पढ़ने के लिए, आपके बगल वाला भी पढ़ने के लिए, तीसरा भी पढ़ने के लिए, जितने क्लास में बैठे हैं सब इस निश्चित विचारधारा पर कि हमको पढ़ लिख करके कुछ बनना है, इसलिए एक संगठित रूप में आप वहाँ बैठ गए हैं। तरीका भी लोकतांत्रिक है, पर ये दोनों तत्व उसमें नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये संगठन राजनीतिक दल नहीं हुआ। मान लीजिए कि आपके बगल में बैठा हुआ छात्र पढ़ने की इच्छा न रखता, वो कोई बिजनेस करना चाहता और एक दुकान खोलता, तो क्या वो आपके साथ होता? नहीं, वो कहीं और होता। दूसरा छात्र जो आपके बगल में क्लास में बैठता है, उसका इरादा कुछ और होता, मान लीजिए राजनीति में जाना होता, तो कहीं और होता वो। तो आप सभी इस संगठन में ना होते, क्योंकि सबकी एक निश्चित विचारधारा है, इसलिए संगठन बना। तरीका भी लोकतांत्रिक है। ठीक, अब हम कुछ तत्वों को और शामिल करते हैं। जैसे स्टूडेंट यूनियन होता है, यूनिवर्सिटी में चुनाव होते हैं, या हमारे यहाँ बार काउंसिल में चुनाव होते हैं, बार एसोसिएशन का चुनाव होता है। तो वहाँ भी अलग अलग निश्चित विचारधाराओं पर उनके अपने अपने संगठन बन जाते हैं। तरीका भी उनका लोकतांत्रिक होता है और वो चुनाव भी लड़ते हैं। छात्र संघ के लोग चुनाव लड़ते हैं, बार एसोसिएशन में, बार काउंसिल में चुनाव होता है। तो ये 4 तत्व आ गए। लेकिन क्या इस चुनाव का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है, राजनीतिक सत्ता को अपने हाथ में लेना होता है? नहीं। तो ये 4था तत्व नहीं आया, इसलिए ये भी राजनीतिक दल नहीं है। एक और हम उदाहरण देते हैं आपको, अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल का। दोनों लोगों ने जब शुरुआत किया अपना सामाजिक राजनीतिक जीवन में, जो शुरुआत क्या, आप चरम स्थिति मान सकते हैं उसको एक तरीके से, रामलीला मैदान में जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन चल रहा था जन लोकपाल विधेयक के लिए, तो दोनों लोगों की एक निश्चित विचारधारा थी और उस पर एक संगठन बना हुआ था। बड़े ही लोकतांत्रिक तरीके से वो कार्य भी कर रहे थे। लेकिन आगे चल कर के क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़ने का निश्चय किया, क्योंकि वो सत्ता प्राप्ति की इच्छा रख रहे थे। तो 5 तत्व आ गए, तो वो हो गए राजनीतिक दल के रूप में, उनकी पार्टी बन के तैयार हो गई। लेकिन अन्ना हजारे ने चुनाव नहीं लड़ा और ना वो ऐसा चाहते थे, इसलिए वो एक दबाव समूह के रूप में ही रह गए। दबाव समूह इसी चैप्टर में अभी हम आगे पढ़ेंगे।
और वो राजनीतिक दल नहीं हो पाए। यानी कि इन पांचों तत्वों का होना आवश्यक है राजनीतिक दल के लिए। कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि राजनीतिक दल का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा नहीं है, और उसमें ऑप्शन में आता है वित्त। तो वित्त राजनीतिक दलों के लिए सहायक हो सकता है, पर उसका अनिवार्य तत्व नहीं होता है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि अब आप वो शर्तें जान गए हैं कि कैसे राजनीतिक दल बनते हैं, तो इस आधार पर अब हम देखते हैं राजनीतिक दलों का उद्भव हुआ कैसे। राजनीतिक दलों का उद्भव वहीं से हुआ जहां से संसदीय शासन प्रणाली का उद्भव हुआ, यानी कि ब्रिटेन। बहुत पुरानी बात है, संभवतः ये 14वीं या 15वीं सदी की बात है। ब्रिटेन में चर्च का शासन चलता था। चर्च जैसे हमारे यहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे होते हैं, चर्च है। उसके जो पोप होते थे उनका शासन होता था, कहा जाता था चर्च का शासन चल रहा है। हमने प्रस्तावना पढ़ाते समय एक जिक्र किया था कि प्रत्येक इंसान के अंदर भय और लालच के दो गुण होते हैं, और जिसके अंदर ये गुण नहीं हैं, या तो वो देवता है या पशु है। तो चर्च के जो पोप थे वो भी तो एक इंसान थे। तो ये दोनों गुण, लालच संपत्ति बनाने का, चाहे वो सत्ता हो के रूप में संपत्ति हो, चाहे वो भौतिक संपत्तियां हों, तो चर्च का शासन चलता था और उनके आदेशों का पालन इंग्लैंड की जनता किया करती थी। और धीरे धीरे करके, क्योंकि वो भी एक इंसान थे, उनके अंदर भी ये गुण मौजूद थे, तो उन्होंने अपने हिसाब से जनता को चलाना शुरू किया अपनी मनसा के मुताबिक। फिर कुछ समय बाद क्रामवेल नामक एक व्यक्ति का वहाँ उदय होता है, और उन्होंने पब्लिक को समझाया कि आप सरकार के लिए नहीं हैं, सरकार आपके लिए है। यानी आप साध्य हैं, सरकार एक साधन है। सरकार को आपके हितों में काम करना चाहिए, आप सरकार के हितों में काम करने के लिए नहीं हैं। और वह जनता को जगाने में सफल रहे। और इंग्लैंड में रक्तहीन गौरवपूर्ण क्रांति हुई, यानी एक अहिंसात्मक, बिना खून खराबा किए एक क्रांति हुई, और चर्च के शासन को समाप्त कर क्रामवेल के नेतृत्व में जनता का शासन स्थापित कर दिया गया। अब सोचिए जरा कि इतने लंबे समय तक जो चर्च सत्ता में रहा, क्या वो इतनी आसानी से अपनी कुर्सी या सत्ता छोड़ने वाला था? नहीं। तो वह भी प्रयास करता रहा। तो इसका मतलब है कि इंग्लैंड में सत्ता प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दो गुट हो गए। एक कौन सा हुआ? चर्च, और दूसरा हुआ क्रामवेल के नेतृत्व में जनता का एक अलग विचारधारा पर। इनकी विचारधारा अलग थे, इनकी विचारधारा अलग थी, और इन दोनों के विचारधाराओं पर इनके अपने अपने बन गए संगठन। अगर किसी क्रांति को कहा जाए कि यह रक्तहीन गौरवपूर्ण क्रांति है, तो जाहिर सी बात है कि वह एक लोकतांत्रिक तरीका ही रहा होगा। अब ये दोनों सत्ता प्राप्ति की इच्छा रखने लगे। तरीका क्या था? यानी कि निश्चित विचारधारा पर संगठित हो गए, लोकतांत्रिक तरीका भी है और सत्ता प्राप्ति की इच्छा भी रख रहे हैं। अब तरीका क्या था? जनता जिसको चाहेगी उसी के हाथ में सत्ता रहेगी। इसी को तो चुनाव कहा जाता है। चुनाव का मतलब ईवीएम मशीनों से ही वोटिंग हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चुनाव ईवीएम से भी हो सकते हैं, चुनाव बैलेट पेपर से भी हो सकते हैं, चुनाव हाथ उठा करके भी हो सकते हैं, चुनाव करने के अन्य और तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। समय समय की बात होती है ये।
तो अब जनता जिसको चाहेगी वो बनेगा। तो ये एक तरीके से दो राजनीतिक दल इंग्लैंड में तैयार हो गए। इन्हीं से जो अलग अलग व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाएं जागी, तो उन्होंने इसी से टूट करके कोई रूढ़िवादी दल के नाम से जाना जाता था, तो कोई उदारवादी दल के नाम से जाना जाता था। इस तरह से टूट टूट करके नए नए राजनीतिक दल इंग्लैंड में बनते गए। बाद में इंग्लैंड के साम्राज्य का विस्तार हुआ, अन्य देशों में कॉलोनियाँ बनाई गईं और उनमें भारत भी एक देश था। भारत में भी इंग्लैंड की कॉलोनी बनी, यानी उपनिवेश बना। और भारत में जब राजनीतिक जागरूकता बढ़ने लगी, क्रांति की घटनाएं होने लगीं, तो यहाँ पर भी इंग्लैंड ने अपनी ही पॉलिसी को आगे बढ़ाया और सबसे पहले 1885 में एक अंग्रेज के द्वारा ही, डॉक्टर एओ ह्यूम के द्वारा ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दी गई। और फिर वहीं से उसी दल से टूट करके या फिर धीरे धीरे और नए राजनीतिक दल बनने लगे और आज भारत में 200 से अधिक मान्यता प्राप्त दल हैं। राष्ट्रीय और राज्य स्तर के दलों को मिलाते हुए, या जिनको निर्वाचन आयोग से मान्यता मिली हुई है, 200 से अधिक राजनीतिक दल हो गए हैं। तो इस तरह से राजनीतिक दलों का उद्भव दुनिया में हुआ और इंग्लैंड से होते हुए भारत में भी आए और भारत एक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली वाली संसदीय व्यवस्था वाला देश बन गया। अब हम देखते हैं कि भारत में जो राजनीतिक दल हैं वो राष्ट्रीय स्तर के कौन से राजनीतिक दल हैं, उसकी एक हम लिस्ट तैयार करते हैं और फिर हम उनके मानक बताएंगे कि राष्ट्रीय स्तर का दल होने के लिए क्या मानक चाहिए और राज्य स्तर का दल होने के लिए क्या मानक चाहिए। अब इस तरह से मैं लिख दे रहा हूं, भारत में राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल देखिए, सबसे पहला जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, सभी को मालूम है, जिसको आप कांग्रेस पार्टी कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ये 1885 में हुई थी और किसने किया था? डॉक्टर एओ ह्यूम ने किया था। दूसरा जो राजनीतिक दल है राष्ट्रीय स्तर का वो है कम्युनिस्ट पार्टी। इसकी स्थापना 1925 में हुई। इसको एम.एन. राय, मानवेंद्रनाथ राय पूरा नाम होता है, एम.एन. राय के नाम से फेमस है। एम.एन. राय ने किया। तीसरा जो राजनीतिक दल है वो है कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। उन्नीस 1964 में इसकी स्थापना हुई। कई लोग थे, सीताराम येचुरी थे और जो भी राजनीति में सक्रिय भी हैं, लेकिन वास्तविक जो इसके संस्थापक थे वो S.A. डांगे थे। S.A. डांगे। चौथे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी का नाम आता है। भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई वो 1980 में हुई। इसके कई संस्थापक सदस्य थे। पहले अध्यक्ष तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, लेकिन कोई एक व्यक्ति इसकी स्थापना नहीं किया था, कई संस्थापक
सदस्य थे। 5वें नंबर पर बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में होती है और कांसीराम ने इसको बनाया था। छह नंबर पर आ जाता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई ये 1999 में हुई और इसके संस्थापक थे शरद पवार, पीए संगमा भी थे इसमें। बाद में पीए संगमा ने दूसरी पार्टी बना लिया, तो शरद पवार को आप यहाँ पर रख लीजिए। और 7वां जो है ये तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस 1998, 97-98 है, तो आप इसको 97 ही लिखिए तो ज़्यादा अच्छा है। 97 में ममता बनर्जी ने। अब यहाँ पर देखिएगा ये 99, ये 97, यानी पहले स्थापना हुई तृणमूल कांग्रेस की, लेकिन मैंने बाद में इसलिए लिखा है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के दल की मान्यता इस पार्टी को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बाद प्राप्त हुई और उसी क्रम में हमने लिखा हुआ है। और 8वां पीपल्स कांग्रेस पार्टी। कट करो सोनू। और 8वां जो आता है नेशनल पीपुल्स पार्टी। दो 2013 में इसकी स्थापना हुई थी और नॉर्थ ईस्ट में पीए संगमा ने उसको बनाया था और ये भी राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। तो भारत में ये 8 पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय स्तर का दर्जा रखती हैं। आप में से कई लोग होंगे जो दूसरी पार्टियों के समर्थक या फैन होंगे जिनका नाम इसमें शामिल नहीं है, तो आपको निराशा हो रही होगी कि मेरा वाला दल राष्ट्रीय स्तर का दल क्यों नहीं है। तो अब मैं वही चीज़ बताने जा रहा हूँ कि राष्ट्रीय स्तर या राज्य स्तर का दल होने के लिए क्या मानक चाहिए होते हैं, वो आप जानेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपकी पार्टी क्यों राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है। तो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल होने के लिए मानक। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल के लिए मानक, यानी वो क्या मानक होने चाहिए जो राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल बना सकते हैं आपको। तो इसमें जो पहली चीज़ है, कहा गया है, ध्यान से समझिएगा, उतना ज़्यादा लिखना यहाँ संभव नहीं होगा, सुनना आवश्यक है। पहली शर्त है कि लोकसभा का चुनाव हो और उसमें कम से कम 3 राज्यों में मिला करके 11 सीटें प्राप्त हों। यानी लोकसभा चुनाव हो और इसमें आप पूरे देश में 6%
मत प्राप्त कीजिए, 2% सीटें। तो जब आप 543 का 2% निकालेंगे तो वो 10 दशमलव कुछ करके आएगा। इसका मतलब है कि आपको कम से कम 11 सीटें चाहिए। 2% सीटें बराबर 11 सीट चाहिए। अगर ऐसा मिलता है, कहाँ? एक ही राज्य में नहीं, कम से कम 3 राज्यों में। यानी कि ये जो चाहिए होगा आपको 3 राज्यों में कम से कम, तो आप राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल की योग्यता रखते हैं। मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ, 11 सीटें नहीं मिली। अभी आपने लिस्ट में देखा बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक दल है, लेकिन पिछले 2014 के चुनाव में उसे एक भी सीट नहीं मिली थी, फिर भी वो राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक दल बनी रही। ऐसा क्यों? क्योंकि दूसरी क्राइटेरिया वो पूरा कर रही थी। दूसरी क्राइटेरिया ये है कि इसी लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में, यानी अब 3 राज्य नहीं रह गया, 4 राज्यों में 6% मत 6% मत प्राप्त हों अलग अलग। कम से कम 4 राज्यों में अलग अलग 6% मत। 6% उत्तर प्रदेश, 6% मध्य प्रदेश, 6% राजस्थान, 6% पंजाब। अगर ऐसा मिल जाए कम से कम 4 राज्यों में, तो फिर राष्ट्रीय स्तर के दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए निर्वाचन आयोग में आवेदन दिया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, जो राज्य स्तर के दल होते हैं, यानी एक राज्य में उनको मान्यता रहती है, तो अगर अलग अलग चुनाव में कोई पार्टी, अभी इस चुनाव में इस प्रदेश में राज्य स्तरीय मान्यता मिल गई है, अगले चुनाव में किसी अन्य राज्य में मान्यता मिल गई है, ऐसा करते करते अगर वो 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त कर लें, तब भी वो आवेदन कर सकते हैं राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल के लिए। तो ये 2 में से कोई भी एक क्राइटेरिया रहेगा तो राष्ट्रीय स्तर के दल की मान्यता प्राप्त हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि राज्य स्तर के राजनीतिक दल होने के लिए क्या मानक हैं। राज्य स्तर की बात कर लेते हैं। इसमें कहा गया कि लोकसभा के चुनाव में, पहला देखिएगा, लोकसभा के चुनाव में उस राज्य में क्योंकि राज्य स्तर की बात हो रही है, राज्य में 6% मत के साथ साथ, पहली बात है 6% मत मिल जाए, और दूसरी बात है यहाँ पर कि प्रत्येक 25 पर 1 सीट प्राप्त हो जाए, यानी 25 पर 1 सीट। मतलब जैसे उत्तर प्रदेश है, उदाहरण ले लीजिए, तो उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें हैं। 80 सीटों का मतलब 25 पर 1, 50 पर 2, 75 पर 3, यानी उत्तर प्रदेश में अगर बनना है तो 80 सीट है, तो आपको 3 सीट चाहिए होगा। अगर 100 सीटें होती तो 4 चाहिए होता। तो इस तरह से उस लोकसभा के चुनाव के आधार पर भी उस राज्य में राज्य स्तर की मान्यता प्राप्त हो सकती है। अगर लोकसभा के चुनाव में 6% मत उस राज्य में प्राप्त हो जाते हैं और प्रत्येक 25 पर 1 सीट प्राप्त हो जाती है। जहां 25 से कम सीटें हैं, वहां सिर्फ आपको 6% मत भी मिल जाएगा, तब भी आप उस मानक को पूरा कर लेंगे। दूसरा क्या है, मान लीजिए लोकसभा का चुनाव नहीं हो रहा है, विधानसभा का चुनाव हो रहा है। विधानसभा चुनाव में
यहाँ भी मान्यता लगभग ऐसी ही है, यानी कि 6% मत मिल जाए, पहली चीज। और दूसरा है प्रत्येक 30 पर एक सीट मिल जाए। मतलब ये हुआ कि राज्य में जितनी सीटें हैं उसमें 30 का भाग दे दीजिए, जितना भागफल जाएगा उतनी सीटें मिल जाएं, शेष फल से कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो राज्य स्तर के राजनीतिक दल की मान्यता मिल जाएगी, इन दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया अगर आप पूरा कर लेते हैं तो इसमें एक चुनाव चिन्ह मान्यता मिलने पर क्या होता है, आपके लिए चुनाव चिन्ह आवंटित हो जाता है। उस चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल, आप राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल हैं तो पूरे भारत में कोई और राजनीतिक दल या निर्दलीय उम्मीदवार उस चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। आप उस राजनीतिक दल के लिए चंदे इकट्ठा कर सकते हैं, उसकी ऑडिटिंग हो सकती है, बाकायदे एक कंपनी की तरह आप उसको चला सकते हैं, जिसमें कोषाध्यक्ष हो सकते हैं, उसका एक फंड हो सकता है, टैक्स फ्री भी होता है। इसमें जो गिफ्ट वगैरह चंदे वगैरह आते हैं, कई बार प्रयास किया गया कि इसको दायरे में लाया जाए, टैक्सेबल बनाया जाए, पर जिनको ये कानून बनाना है वही लोग राजनीतिक दलों का संचालन कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा कठिन हो जाता है। हालांकि आगे भविष्य में चल कर के ऐसा हो सकता है। तो इस तरह से आपने राजनीतिक दल का अध्ययन कर लिया। अब इस टॉपिक का जो अगला हिस्सा है वो एक छोटा सा है, दबाव समूह। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, ये राजनीतिक दल हैं या दबाव समूह हैं। तो हम दबाव समूह के विषय में जान लेते हैं। ये देखिए, दबाव समूह। दबाव समूह में क्या कहा जा रहा है कि कुछ व्यक्तियों का ऐसा समूह जो अपने सदस्यों के हितों के लिए बिना सरकार में शामिल हुए सरकार पर दबाव बनाने का प्रयत्न करते हैं। यह लोकतांत्रिक या गैर लोकतांत्रिक किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ व्यक्तियों का ऐसा समूह जो अपने सदस्यों के हितों के लिए, दबाव समूह को इसी वजह से हित समूह भी कहा जाता है, इसको इंग्लिश में प्रेशर ग्रुप भी कहा जाता है, दबाव बनाने वाला ग्रुप। जैसे किसान यूनियन किसानों के हितों के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं, पर वो सरकार का हिस्सा नहीं होते। जैसे मजदूर यूनियन मजदूरों के हितों के लिए वो हड़ताल वगैरह करके सरकार पर दबाव बनाते हैं। जैसे शिक्षक संघ शिक्षकों के हितों के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं। जैसे आईएएस पीसीएस एसोसिएशन अपने लोगों के हितों के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं। ये सब दबाव समूह के उदाहरण हैं, लेकिन इनकी क्राइटेरिया निर्धारित की गई है, इनके प्रकार बताए गए हैं कि दबाव समूह अलग अलग अपने नेचर के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो कई लोगों ने इसका वर्गीकरण किया, लेकिन एक बड़े विद्वान हैं इन सब मामलों के, आमंड, उन्होंने दबाव समूह के 4 प्रकार बता दिए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। दबाव समूह के प्रकार, देखिए मैं पहले चारों को लिख देता हूं। पहला है संस्थागत दबाव समूह। दूसरा होता है संगठनात्मक दबाव समूह। और तीसरा होता है
असंगठनात्मक दबाव समूह, और चौथा है प्रतिमानहीन दबाव समूह। प्रतिमानहीन दबाव समूह, इनको आप समझ लीजिए तो ये चैप्टर यहीं पर हो जाएगा समाप्त। जैसे कई दबाव समूहों का हमने नाम लिया था, मजदूर यूनियन, किसान यूनियन, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, शिक्षक संघ, ISPCS एसोसिएशन। तो जैसे शिक्षक संघ है, जो सरकारी शिक्षक हैं वो संस्थागत रूप से शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, एक संस्था है, तो उनका जो दबाव समूह है वो आ जाता है यहाँ पर। इसका उदाहरण हो गया शिक्षक संघ, या बैंकों का कोई संगठन हो, बैंक कर्मचारियों का, ISPCS एसोसिएशन। ये संस्थागत दबाव समूह के उदाहरण हैं। संगठनात्मक, जिनको संस्थागत रूप से न जुड़े हुए हों, बल्कि उनका पहले से बना हुआ कोई संगठन हो जो समय समय पर अपने सदस्यों के हितों के लिए सरकार पर दबाव बनाते हों। जैसे मजदूर यूनियन, किसान यूनियन, इनका संगठन होता है। अब देखिए तीसरा आता है असंगठनात्मक दबाव समूह। असंगठनात्मक, जिसका कोई पहले से संगठन ना हो, अचानक किसी क्षेत्रीय मुद्दे पर तत्कालिक कोई कारण हो कि ये उभर आते हैं और सरकार पर दबाव बनाने वाले कार्य करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। जैसे कभी कभी होता है कि कोई किसी मोहल्ले में, कॉलोनी में, जैसे बड़ी चर्चा में था अभी कुछ दिनों पहले कि किराए में बहुत वृद्धि कर रहे हैं। जो बच्चे पढ़ते थे यहाँ प्रयागराज में, किराए पर लाखों लोग, लाखों बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तो मकान मालिक किराया बहुत बढ़ाते थे। इसको लेकर के बड़ा आंदोलन हो गया था। अचानक से कुछ बच्चों ने मीटिंग किया, उसके बाद पुलिस की गाड़ियाँ फूंक दिया, दुकानें जला दी, तोड़ फोड़ हुआ, जैसा होता है आंदोलनों में, और फिर वो गायब हो गए। यानी सरकार पर दबाव बनाया, फिर गायब। अब देखिए, क्या पहले से कोई ऐसा संगठन बना है, किराया वृद्धि रोक संघ? ऐसा तो है नहीं। यानी अचानक किसी मुद्दे पर ये उभरते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो इसको आप कह सकते हैं कि क्षेत्रीय मुद्दों पर तत्कालिक रूप से चलाए गए आंदोलन। ये आप समझ गए। अब आता है प्रतिमानहीन। प्रतिमानहीन मतलब जिसका मापन ही ना किया जा सके कि इसके सदस्य कौन हैं और कितने लोग इसमें शामिल हैं। उम्मीदों से ज़्यादा इसका प्रभाव होना। जैसे अन्ना हजारे का रामलीला मैदान में किया गया आंदोलन, जैसे निर्भया घटना के बाद हुआ आंदोलन, हर व्यक्ति इसका सदस्य बन गया, सभी ने सरकार पर दबाव बनाने का कार्य किया। तो इसको कहा जाता है प्रतिमानहीन दबाव समूह। इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं, निर्भया आंदोलन, या जन लोकपाल आंदोलन। तो इस तरह से दबाव समूह राजनीतिक दलों से अलग होते हैं जो अपने सदस्यों के हितों के लिए सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ एक शब्द और आया था, लोकतांत्रिक या गैर लोकतांत्रिक, दोनों तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कई दबाव समूह होते हैं जो
अहिंसात्मक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं, लोकतांत्रिक तरीके अपनाते हैं। कई दबाव समूह होते हैं जो बसों में तोड़फोड़ करते हैं, सरकारी संपत्तियों को नष्ट करते हैं, तो ये गैर लोकतांत्रिक तरीके भी अपनाते रहते हैं। ये संविधान के सिलेबस का आखिरी टॉपिक था। इसके बाद आपका ये विषय समाप्त हो जाता है। उम्मीद है कि आपने शुरू से लेकर के अंत तक सभी टॉपिक को पढ़ा होगा और इससे निश्चित रूप से आपको लाभ मिला होगा। फिर समय समय पर हम दूसरे अन्य टॉपिक, ज्वलंत मुद्दों को लेकर के उपस्थित होते रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आपने हमसे पढ़ा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी आपको।